कंपनी रूल्स 1773 से लेकर के 1858, इसमें जो सबसे पहला है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इसलिए कि माना जाता है कि अंग्रेज जब भारत पे शासन करना शुरू कर चुके थे, उस क्रम में ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा लिया गया पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमें ये बताता है कि इस एक्ट के द्वारा जो अंग्रेज में जो बैठी हुई, या कहिए इंग्लैंड में जो बैठी हुई अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, वो भारत में राज कर रहे या भारत को चला रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम शुरू। यानी जब उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतना ग्रो कर चुका है, इतना बड़ा हो चुका है और इस तरह से इतने बड़े लेवल पे ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसको क्यों ना यहाँ से मैनेज किया जाए और क्यों ना उस प्रॉफिट का हिस्सा इंग्लैंड भी लेकर आया जाए। और वहाँ से भारत की दुर्दशा और बढ़ जाती है। वहाँ से भारत के पतन का और ज़्यादा स्पीडअप जो है, जो एक तरह से कहिए गति है, उसको और बढ़ा दिया जाता है। अंग्रेज़ अलग अलग लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस लेकर आते हैं जो भारत में हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो उसी में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को माना जाता है कि ये अंग्रेज़ी सरकार द्वारा लिया गया पहला कदम, जिससे कि भारत में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अपने मन मुताबिक रेगुलेट कर सके, अपने मन मुताबिक उसका इस्तेमाल करे, उसको चला सके। तो पहली बात जो रेगुलेटिंग एक्ट में ध्यान रखने वाली बात है वो ये आप ध्यान रखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ये पहला कदम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को या काम को भारत में रेगुलेट किया जाना शुरू किया गया। दूसरी बात जो इस एक्ट से समझ में आती है या जो इस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश होता है वो ये है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी का जो था भारत में, यानी भारत में जो वो राजनीतिक तौर पे या प्रशासनिक तौर पे जो भारत में उनका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, जिसको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहते हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज किया। यानी दो पहली बातें यहाँ हो गई। पहली बात तो ये कि भाई जो अंग्रेजी सरकार है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया भारत में थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और साथ ही साथ जो अंग्रेजी सरकार जो है वो कंपनी के द्वारा भारत में चलाए जा रहे सरकार का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको भी रिकॉग्निशन दे देती है। यानी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको वो एक पहचान देती है, उसको वो रिकॉग्निशन देती है। यहाँ रिकॉग्निशन देने से ये मतलब है कि उसको वो ये मानते हैं कि हाँ, ये जो सरकार कंपनी के द्वारा भारत में चलाया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, उसको हमारी मान्यता है, यानी उसको ब्रिटिश सरकार की मान्यता है। इसलिए मेनी ए टाइम्स अंग्रेज़ों के द्वारा ये बोला जाता है कि जो कंपनी भारत में कर रही थी उसका कोई भी कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं था, ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अंग्रेज़ उस समय भी झूठ बोलते थे और आज भी झूठ बोल के बस बचने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग अलग एक्ट्स के द्वारा उसी समय से वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करना भारत में शुरू कर दिया गया था। साथ ही साथ एक और बात जो जान लीजिए 1773 के बारे में, कि इस एक्ट के द्वारा कहिए कि भारत में सेंट्रल फाउंडेशन का पिलर रखा गया। सेंट्रल फाउंडेशन से हम ये समझते हैं कि जहाँ शक्ति का एकीकरण हो, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से ऊपर बिठा दिया जाए या किसी एक व्यक्ति को सबसे अधिक ताकत दे दिया जाए सारे समूह में, यानी समूह का अब एक लीडर बन जाएगा, एक लीडर बन के उस ग्रुप को कोई लीड करेगा, उसको ही हेड करेगा। तो यहाँ से भारत में एक और चीज़ की शुरुआत होती है कि भारत में अंग्रेज़ों का एक कोई सीनियर मोस्ट अधिकारी पहचाना जाएगा। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ फीचर्स देखेंगे, कुछ इसके प्रमुख बिंदु जो आपको खास तौर पे पता होने चाहिए एग्जाम्स वगैरह के रेफरेंस पॉइंट से या एक सिंपल जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहला फीचर या सबसे पहला बिंदु या सबसे पहली खासियत जो इस एक्ट की हमें जाननी है वो ये है कि जो मैंने आपको ऊपर में अभी भी बताया कि एक शक्ति का केंद्रीकरण यहाँ शुरू हो गया, तो वही देखते हुए गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। यानी पहले जो भी प्रोविंसेस थे अंग्रेज़ों के, उसमें एक गवर्नर का पोस्ट होता था और कोई भी प्रोविंस हो वहाँ अगर वो गवर्नर है तो वो किसी दूसरे प्रोविंस के इक्विवेलेंट माना जाता था, यानी उसके बराबर माना जाता था। पर अब
इस गवर्नर ऑफ बंगाल को अपलिफ्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो बाकी गवर्नर ऑफ बॉम्बे या गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो इसके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से एक व्यक्ति को शक्ति देने का कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाता है, और आगे चल के ये शक्ति और बढ़ती जाती है एक व्यक्ति के हाथ में। तो सबसे पहली बात, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और उनके अंडर बनाया गया एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो ग्रुप में थे ये 4 लोग थे, और ये 4 लोग एक साथ मिलकर कोई फैसला करते थे एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूटिव फैसले, और ये एग्जीक्यूटिव फैसले बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रेफर किया जाता था, और उसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर होता था कि वो उसके ऊपर क्या फैसला लेते। तो ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और उनके अंडर दिया गया एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर्स का ग्रुप था। ये गवर्नर जनरल जो पहले बने भारत के, यानी पहले जो गवर्नर जनरल जो भारत के बनते हैं वो थे वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग बनते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये याद रखिएगा, मेनी टाइम्स इन मेनी ऑफ द एग्जाम्स दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। दूसरा जो फीचर है वो ये बताता है कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे वो इनके सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हो जाते हैं मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर। मैंने आपको ये पहले भी बताया है। अगला फीचर जो है वो ये कि 1774 में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया जाता है। ये जो हमारा मॉडर्न डे सुप्रीम कोर्ट है ये उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। अंग्रेज़ों ने अपने समय में अपने हिसाब से एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था, बाद में इसका भी बहुत ज़्यादा लंबा वजूद था नहीं। अलग अलग टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का भी जो पावर और अथॉरिटी है ये फिक्स न रह के लगातार ड्विंडल होता रहा है। पर जब 1774 में इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तब इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 3 अदर जजेस टू सपोर्ट हिम। आज भी आप देखते हैं कुछ इसी तरह का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया जाता है। भले ही आज नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ चुकी है, ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये बताता है कि इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं या जो कंपनी के जो भी कार्यरत ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर एक रोक लगाई जाती है कि आप किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके पहले कंपनी के तमाम ऑफिशियल्स जिनको जहां मौका मिलता था वो भारत में अपना प्राइवेट ट्रेडिंग फॉर्म स्टार्ट कर देते थे और यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ से ले जा करके सामान वगैरह बेचा करते थे। तो इस एक्ट के द्वारा यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा इस कार्य पर भी रोक लगाया जाता है और कहा जाता है कि कंपनी ओवरऑल तौर पे भारत के सामानों का ट्रेड करेगा, यानी हर एक व्यक्ति या जो ऑफिशियल है वो अपने लेवल पे ऐसे किसी कार्य को इनिशिएट नहीं करेगा। सिर्फ कंपनी के पास अधिकार है भारत के साथ ट्रेड करने का, और ये कंपनी ही है जो भारत के सामानों को किसी और जगह खरीद या बिक्री का काम कर सकती है। अगला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि वो कंपनी द्वारा किया गया रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री अफेयर्स में खर्चे हो, इन सबों को ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एक्ट ऑफ 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना होती है। इसका मुख्य कार्य था रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो इंडिया में कंपनी मैनेज कर रही थी उसको अंग्रेजी सरकार को टाइमली रिपोर्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको सब पता था, उसने पूरा इस तरह का सेटअप ही इस्टेब्लिश कर रखा था कि वहाँ की सारी जानकारी उनको रिपोर्ट हो सके, और फिर भी वो ये झूठ बोल के बचते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, वहाँ तो कंपनी का राज था। इसी के साथ हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यहाँ पूरा होता है।